नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित विषय पर एमसीक्यूज़ प्रस्तुत किए हैं। इससे पहले भी हमने इससे संबंधित एमसीक्यूज़ आपको दिए हैं। पिछले वीडियो में हमने कम एमसीक्यूज़ रखे थे, लेकिन परीक्षा अत्यधिक निकट है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपके लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने 50 एमसीक्यूज़ आपको दिए हैं। इसमें आपको डायरेक्ट आंसर करना है। क्लास को लंबा नहीं खींचा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपसे करवाने की कोशिश की गई है। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न में से किसकी उपस्थिति है। तो आपको बताना है किसकी उपस्थिति है। आपको ऑप्शन दिए हैं जेंथेफिल, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 और कैरोटीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय के दूध में हल्के पीला रंग पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के संगठक तत्वों में कार्बन का प्रतिशत कितना पाया जाता है। आपको ऑप्शन दिए हैं ए 12%, बी 14.5%, सी 18.5% और डी 21%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है 18.5%, यानी कार्बोहाइड्रेट के संगठक तत्वों में कार्बन का प्रतिशत 18.5 होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एकीकृत बाल विकास योजना के लाभार्थी वर्ग में शामिल हैं। तो कौन कौन इसमें शामिल होता है। ऑप्शन ए गर्भवती महिलाएं, बी किशोरी बालिकाएं, सी धात्री महिलाएं और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी एकीकृत बाल विकास योजना के लाभार्थी वर्ग में सभी के सभी शामिल होंगे, जिसमें गर्भवती महिलाएं, किशोर बालिकाएं और धात्री महिलाएं हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस विटामिन को तंत्रिका शोधरोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। आपको ऑप्शन दिए हैं ए विटामिन एच, बी विटामिन डी, सी विटामिन के और डी विटामिन बी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में विटामिन बी है। तो विटामिन बी जो है उसको तंत्रिका रोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आपको ऑप्शन दिए हैं ए वर्ष 2010, बी 2013, सी 2015 और डी 2017। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है 2013, यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 2013 में हुई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, रोटा वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए रोकथाम का उपाय है। आपको ऑप्शन दिए हैं ए ORS का घोल, बी MR का टीका, सी टिटनेस वैक्सीन और डी मास्क पहनना। तो यहाँ पे ये बोला है कि रोटा वायरस के संक्रमण को कम करना है। तो दोस्तों संक्रमण को कम करने के लिए आपको यहाँ पे बेटर ऑप्शन होगा ORS का घोल देना। अगर हम ORS का घोल देते हैं तो बच्चों में पानी की कमी नहीं होती, डिहाइड्रेशन नहीं होता और रोटा वायरस के कारण जो दस्त लगते हैं उससे निदान पाया जा सकता है। तो संक्रमण कम होता है ORS के घोल से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन आवश्यक होता है। आपको ऑप्शन दिए हैं 46 ग्राम, 36 ग्राम, 26 ग्राम और 16 ग्राम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 46 ग्राम, यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रतिदिन लगभग 46 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, शिशुओं में आयोडीन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है बौद्धिक स्तर में कमी होना, बी शारीरिक वृद्धि में रुकावट, सी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होना और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी शिशुओं में आयोडीन की कमी के परिणाम उपरोक्त सभी हो सकते हैं। उनके बौद्धिक स्तर में कमी आ सकती है, शारीरिक वृद्धि में रुकावट हो सकती है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी भी हो सकती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, टिटनस के उपचार हेतु उपाय है। आपको ऑप्शन दिए हैं ए DTP वैक्सीन, बी ATS वैक्सीन, सी घाव को धूल से बचाना, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी टिटनस के उपचार के लिए अगर कुछ करना है तो आपको DTP वैक्सीन लगानी पड़ेगी और ATS वैक्सीन लगानी पड़ेगी, घाव को धूल से बचाकर भी रखना पड़ेगा।
तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, डीपीटी टीके के अंतर्गत निम्न में से किस बीमारी को कवर नहीं किया जाता। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए टिटनस, बी काली खांसी, सी तपेदिक और डी गलघोटू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आएगा तपेदिक, यानी टीबी जो है डीपीटी के टीके पे नहीं लगाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा टिटनस, काली खांसी और गलघोटू। ये तीनों के जिसे पर्टोसिस भी बोलते हैं, ये तीनों के तीनों ही डीपीटी टीके के द्वारा कवर किए जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्तनपान के क्या लाभ हैं। ऑप्शन ए, शिशु की दस्त की समस्या कम होती है, धात्री महिला के स्तन कैंसर की समस्या कम हो जाती है, शिशुओं में संक्रमण की समस्या कम होती है और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आएगा उपरोक्त सभी, यानी अगर आप बच्चे को स्तनपान करा रही है महिला तो उसमें दस्त की समस्या कम होती है, धात्री महिला के स्तन कैंसर की समस्या कम हो जाती है, शिशु में संक्रमण की समस्या भी कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन दिए हैं, ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी पुणे में और डी हैदराबाद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुणे में, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, डायरिया किस वायरस से फैलता है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए रोटा वायरस, बी कोरोना वायरस, सी डेंगू वायरस और डी वेरियोला वायरस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप भली भांति जानते हैं, डायरिया फैलने का मुख्य कारण है रोटा वायरस। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रोटा वायरस। अगला प्रश्न हम देखेंगे, चिकनगुनिया नामक वायरस से कौन सा अंग सर्वाधिक एक प्रभावित होता है, मतलब कौन सा अंग चिकनगुनिया से ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी फेफड़े, सी लीवर और डी छोटी आंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। चिकनगुनिया नामक वायरस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किल कोरोना अभियान की शुरुआत कब हुई थी। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 2019, बी 2020, सी 2021, डी 2022। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2021। 2021 के दौरान कोरोना भारत में फैला हुआ था और किल कोरोना अभियान की शुरुआत इसी दौरान की गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ICMR NIN 2020 की आहारी रिपोर्ट के अनुसार एक धात्री महिला के लिए कैल्शियम का RDA क्या है। तो आपको बताना है कैल्शियम कितना लगता है एक धात्री महिला को। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 1000 मिलीग्राम, बी 800 मिलीग्राम, सी 1200 मिलीग्राम और डी 600 मिलीग्राम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1200 मिलीग्राम। ICMR NIN रिपोर्ट 2020 की आहारी रिपोर्ट के अनुसार एक धात्री महिला के लिए कैल्शियम का RDA होना चाहिए 1200 मिलीग्राम। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आयु के अनुसार कम शारीरिक ऊंचाई कहलाती है। ऑप्शन ए वेस्टिंग, बी स्टंटिंग, सी PEM और डी है मेरास्मस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टंटिंग। आयु के अनुसार कम शारीरिक ऊंचाई कहलाती है स्टंटिंग। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मिशन इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत कब हुई थी। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए अगस्त 2023, बी अक्टूबर 2023, सी सितंबर 2023 और डी नवंबर 2023। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 2023 में मिशन इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, BMI की गणना का सूत्र है। ऑप्शन, इसमें बॉडी BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें इसका सूत्र बताइए आप। ऑप्शन ए है भार किलोग्राम प्रति लंबाई मीटर स्क्वायर, बी है लंबाई मीटर में लंबाई प्रति मीटर भार किलोग्राम, लंबाई मीटर स्क्वायर भार किलोग्राम और लंबाई मीटर स्क्वायर भार किलोग्राम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भार किलोग्राम प्रति लंबाई मीटर स्क्वायर।
ये BMI का फुल सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, ICMR NIN 2020 की आहारी रिपोर्ट के अनुसार एक गर्भवती महिला के लिए आयोडीन का RDA क्या है? मतलब अब बताना है कि आयोडीन की मात्रा कितनी होना चाहिए। ऑप्शन ए है 250 माइक्रोग्राम, बी है 350 माइक्रोग्राम, सी 450 माइक्रोग्राम और डी है 550 माइक्रोग्राम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 250 माइक्रोग्राम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों को पोषण की स्थिति का आकलन करने हेतु निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए शरीर का वजन, बी लंबाई, सी कमर नितंब अनुपात, डी छाती की परिधि। तो आपको बताना है बच्चों को पोषण स्थिति का आकलन करने हेतु किसका उपयोग नहीं होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है कमर नितंब अनुपात। इसके अलावा बच्चों के पोषण की स्थिति का आकलन शरीर के वजन से होती है, लंबाई से होती है और छाती की परिधि से होती है, जो समय समय पर आंगनबाड़ी पे माप की जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है तो क्या खुलता है आपको बताना है। ऑप्शन ए डिंब वाहिनी, ऑप्शन बी गुर्दे, सी अंडकोशिका और डी गर्भाशय ग्रीवा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय के माध्यम से योनि में गर्भाशय ग्रीवा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गर्भावस्था के दौरान एक महिला के लिए कैल्शियम का क्या महत्व है। ऑप्शन ए रक्त के थक्के के निर्माण हेतु, बी भ्रूण की अस्थि निर्माण हेतु, सी मांसपेशियों के संकुचन हेतु और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी गर्भाशय के दौरान एक महिला के लिए कैल्शियम रक्त के थक्के के निर्माण हेतु काम आता है, भ्रूण की अस्थि निर्माण में भी काम आता है, मांसपेशियों के संकुचन हेतु भी काम आता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गर्भाशय के किस चरण में युक्ता या जाइगोट का निर्माण होता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है बीजावस्था, बी है भ्रूणावस्था, सी है गर्भस्थ शिशु अवस्था और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीजावस्था। यानी गर्भाशय के बीजावस्था वाला जो चरण होता है इसी दौरान जाइगोट का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भावस्था के दौरान एक शारीरिक क्रिया से बचाव करना चाहिए। ऑप्शन ए स्नान एवं पूजा पाठ, बी हल्का व्यायाम, सी शारीरिक संबंध और डी संतुलित भोजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शारीरिक संबंध। यानी गर्भावस्था के दौरान स्नान एवं पूजा पाठ की जा सकती है, हल्का व्यायाम भी तथा संतुलित भोजन भी लिया जाता है, शारीरिक संबंध से दूरी बनाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई। ए है मार्च 2018, बी मार्च 2019, सी मार्च 2020 और डी मार्च 2021। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 2018 से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रम के संबंध में इनमें से सत्य कथन कौन सा है। आपको ऑप्शन दिया है, ए इस दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, बी बच्चे के जन्म से 3 दिन तक माता के स्तन से आने वाला यह चिकना गाढ़ा दूध होता है, सी इस दूध में प्रोटीन विटामिन ए एवं सी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कोलेस्ट्रम के संबंध में दूध कौन से कथन सत्य है ये पूछा था, तो इसमें ये तीनों जो कथन है ये सत्य हैं। इससे दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो जाती है, बच्चे के जन्म से 3 दिन तक माता के स्तनपान से आने वाला यह चिकना गाढ़ा दूध कहलाता है और इस दूध में प्रोटीन विटामिन ए एवं सी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बच्चों के शरीर में कोबाल्ट यानी CO खनिज की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है। ऑप्शन ए हड्डियों की दुर्बलता, बी जड़ मानवता, सी रक्त क्षीणता और डी तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्त क्षीणता। यानी बच्चों के शरीर में कोबाल्ट की कमी होने से रक्त क्षीणता नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आशा कार्यकर्ता का कार्य क्या है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रदान करना, पोषण संबंधी जानकारी देना, सुरक्षित प्रसव में सहायता करना और उपरोक्त सभी।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी आशा कार्यकर्ता ये सभी तरह के कार्य करती है, जिसमें गर्भावस्था परीक्षण किट प्रदान करती है, पोषण संबंधी जानकारी देती है, साथ ही सुरक्षित प्रसव में सहायता भी करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु कौन सी जांच की जाती है? ऑप्शन ए रक्त की, बी लार की, सी यूरिन की और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिन की। गर्भावस्था का पता लगाने के लिए यूरिन की जांच की जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। घाव को भरने में सहायक विटामिन विटामिन सी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन ए सभी नई माताओं की देखभाल, बी गर्भावस्था और प्रसव के दौरान देखभाल, सी गर्भवती महिलाओं की देखभाल और डी प्रसव पूर्व, प्रासूतिक, जन्म और प्रसवोत्तर काल के दौरान देखभाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रसव पूर्व, प्रासूतिक, जन्म और प्रसवोत्तर काल के दौरान देखभाल, ये तीनों ही चीज आती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? ऑप्शन ए है बीसीजी, साथ में ओपीवी और हेपेटाइटिस सी। ऑप्शन बी है बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन सी है केवल बीसीजी और ऑप्शन डी है बीसीजी, ओपीवी और पेंटावेलेंट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जन्म के समय ही, बच्चे के जन्म के साथ ही बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वर्ष 2014 में भारत सरकार ने मिशन इंद्रधनुष किसके लिए शुरू किया है? ऑप्शन ए पोलियो की रोकथाम के लिए, बी एचआईवी जागरूकता के लिए, सी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत और डी टीबी जागरूकता कार्यक्रम के तहत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2014 में भारत सरकार ने मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था, जिसके 5 वर्जन अब तक हो चुके हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निमोनिया में निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए फेफड़े, बी यकृत, सी गुर्दा और डी हृदय। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए फेफड़े, यानी निमोनिया की कंडीशन में फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पे टीबी दिवस के बारे में बात की जा रही है, कब मनाया जाता है बताना है। ऑप्शन ए 28 मार्च, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी 24 मई और ऑप्शन डी 28 मई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में प्लेसेंटा यानी गर्भनाल का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए कोरियोनिक प्लेसेंटा, बी डेसिएडेट प्लेसेंटा, डेसिडिएट प्लेसेंटा और ऑप्शन सी है होमोकोरियल प्लेसेंटा और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमोकोरियल प्लेसेंटा मनुष्यों में गर्भनाल का प्रकार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भावस्था के दौरान लगभग कितने आयरन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 1200 मिलीग्राम, बी 1000 मिलीग्राम, सी 1500 मिलीग्राम और डी 1800 मिलीग्राम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000 मिलीग्राम, यानी गर्भावस्था के दौरान 1000 मिलीग्राम के लगभग आयरन की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, काली खांसी एक रोग है, ए जीवाणु संबंधी, बी विषाणु जनित, सी प्रोटोजोआ और डी कवकी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु संबंधी। काली खांसी रोग जीवाणु से संबंधित है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए आवाज में, बी शारीरिक आकार और रंगों में, सी भाव भंगिमा और व्यवहार में और डी उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में, यानी किशोर अवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन आवाज, शारीरिक आकार और अंगों में और साथ ही भाव भंगिमा और व्यवहार में भी परिवर्तन देखा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह ट्राइमेसेटर कहलाते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं, ए प्रथम, बी आरंभिक, सी तृतीय और डी अंतिम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा
प्रथम। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दस्त को नियंत्रित करने वाला टीका है। ऑप्शन ए न्यूमोकोकल, बी रोटावायरस, सी साल्क और डी HIV। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रोटावायरस। दस्त को नियंत्रित करने वाला टीका रोटावायरस लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए हैं, ए गर्भवती माताओं को आर्थिक सुरक्षा देना, बी प्रसवोपरांत आर्थिक संबल देना, सी मातृ एवं शिशु दर नियंत्रण रखवाना और डी BPL परिवारों को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण करना। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य बताना है जननी सुरक्षा योजना का। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गर्भवती माताओं को आर्थिक सुरक्षा देना जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक घटक नहीं है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए आशा, बी जननी सुरक्षा योजना, सी अंडर 5 क्लिनिक और डी RCH कार्यक्रम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडर 5 क्लिनिक जो है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का घटक नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के घटक के रूप में आशा, जननी सुरक्षा योजना और RCH कार्यक्रम आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अत्यधिक प्रचलित वैश्विक पोषण समस्या है? ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी होना, बी कुपोषण, सी मोटापा, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें पूछा है कि अत्यधिक प्रचलित वैश्विक पोषण समस्या क्या है, तो इसमें विटामिन ए की कमी होना भी आता है, इसमें कुपोषण भी आता है तथा मोटापा भी आता है। तो इसलिए सारे के सारे इसमें उत्तर जो होंगे वो सही होंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से गर्भावस्था के दौरान शारीरिक आघात के कारण कौन सा रोग हो सकता है? शारीरिक आघात होता है तो ये किस कारण से हो सकता है आपको बताना है। इससे क्या हो सकता है बताना है। ऑप्शन ए है मानसिक मंदता, बी अंधापन, सी बहरापन और डी ये सभी। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे उत्तर सही हैं। गर्भावस्था के दौरान शारीरिक आघात के कारण बच्चे में मानसिक मंदता, अंधापन या बहरापन या फिर ये सभी प्रकार के जो रोग हैं इनमें से कुछ ना कुछ आ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए हैं, ए गर्भवती माताओं को आर्थिक सुरक्षा देना, बी प्रसवोपरांत आर्थिक संबल देना, सी मातृ एवं शिशु दर नियंत्रण रखवाना और डी है BPL परिवारों को संस्थागत प्रसव बढ़ावा देना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण। दोस्तों इससे पहले भी ये प्रश्न आया था, तो इसमें जो इससे पहले उत्तर दिया गया था वो ए दिया गया था जो कि गलत है, तो उससे सुधार कर लेंगे। इसका करेक्ट उत्तर आएगा BPL परिवारों को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण करना जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हर महीने के एक दिन पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच तथा आवश्यक उपचार की सुविधा प्रदान करता है। तो आपको बताना है हर महीने के किस दिन पर, मतलब कौन सा दिन होता है महीने का जब हर महीने ये मुफ्त में स्वास्थ्य जांच करता है और आवश्यक उपचार की सुविधा प्रदान करता है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए पहला दिन, बी 9वां दिन, सी 15वां दिन और डी 30वां दिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वां दिन, यानी हर महीने 9वें दिन यानी 9 तारीख के दिन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जाता है। इस दौरान माताओं की जो माताएं होती हैं उनका मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण होता है, साथ में जो स्वास्थ्य के लिए उपचार की आवश्यकता होती है वो भी मुफ्त में प्रोवाइड की जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए 250 दिन, बी 280 दिन, सी 300 दिन और डी 365 दिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 280 दिन, यानी लगभग 9 माह के आसपास। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उचित पोषण के बारे में सही कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए संतुलित आहार लेने का अर्थ ऐसा भोजन जो किसी विशेष पोषक तत्व से भरपूर हो, बी फलों और सब्जियों को काटने के बाद उन्हें धोना चाहिए, सी चावल और दाल को कई बार नहीं धोना चाहिए और डी विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ को कुछ देर के लिए पकाना चाहिए। तो दोस्तों उचित पोषण के बारे में सही कथन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी चावल और दालों को कई बार नहीं धोना चाहिए।
ऐसा करने से उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ में बह जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्षमा चाहेंगे दोस्तों, ये 50 प्रश्नों का एमसीक्यूज था। इसके बाद भी जो अगला वीडियो होगा उसमें हम 50 प्रश्न पुनः आपके लिए लाएंगे। समय अत्यधिक कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, लगातार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।